खड़ूस सास की दो छोटी बहू, दो बड़ी बहू। खड़ूस ललिता नाम की सास की 4 बहुएं थीं। 2 बड़ी बहुएं सुमन और मालती, जो कि बेहद सीधी आज्ञा का पालन करने वाली थी। वहीं 2 छोटी बहुएं शेफाली और करिश्मा कामचोर, आलस से भरी, चालाक किस्म की थीं। ललिता के चारों बेटे पढ़ लिख कर शहर के एक जानी मानी कंपनी में काम कर रहे थे। ऐसे में मन की पूरी न होने पर वो अक्सर अपनी बहू पर चिल्लाकर टूट पड़ती थी। दोपहर के समय जब ललिता खाना खाती है तो खाने को उगल कर कहती है, सुमन, मालती, करिश्मा, शेफाली, क्या है ये? किसने बनाया है खाना? इतना बेकार। अरे चावल में कंकड़ है, रोटी जली हुई है और ये सब्जी है। देखना, सब्जी कम, पानी ज्यादा लग रहा है। ऐसे बनता है ये खाना? ये कहकर वो सब्जी को प्लेट में पलट देती है। चारों बहू डर कर सहम जाती हैं और सबसे ज्यादा दोनों छोटी बहू, क्योंकि खाना तो उन्होंने बनाया था। करिश्मा, ये खाना तो हमने बनाया है। माँ तो अब हमें छोड़ेंगी ही नहीं। करना क्या है? दोनों बड़ी जेठानियों पर इल्जाम डाल देते हैं। पूछ रही हूँ मैं, ये खाना किसने बनाया है तुम में से? दीदी, ये दोनों अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही हैं? क्योंकि खाना तो इन्होंने ही मिलकर बनाया है। हम तो बाहर थे। वो डर रही होंगी, मैं ही बोल देती हूँ। वो माँ जी, ये खाना वो माँ जी, ये सारा खाना दोनों जेठानी जी ने मिलकर बनाया है। सुमन जब तक कुछ कहती, इतने में चालाक शेफाली झूठा इल्जाम दोनों बड़ी बहुओं पर लगा देती है। तभी खड़ूस सास कहती है, अरे ये दोनों छोटी बहू तो ऐसी ही हैं। अब तुम कब से इनकी तरह बेवकूफी भरा खाना बनाने लगी हो? तुम दोनों से मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतनी देर से बोल रही हो, पागलों की तरह शांत खड़ी हो। ये नहीं कि बता दूं। माँ जी, ये खाना हमने नहीं बनाया, ये तो इन दोनों ने। हाँ, अब इन दोनों के ऊपर अपना इल्जाम डाल दो। सारा मूड खराब कर दिया। अब क्या मैं खुद खाना बनाऊं जाकर? अच्छा लगेगा? सास बना रही है, चारों बहू तमाशा देख रही हैं। नहीं माँ जी, आप तो रसोई में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। अब खड़ी क्या हो? इन दोनों बड़ी बहुओं ने तो बेकार खाना बनाए हैं। अब तुम दोनों छोटी बहू जाकर ही अच्छा सा खाना बना कर लाओ। चारों खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जल्दी, और कोई गड़बड़ मत करना अब की बार खाने में। जी माँ जी। ऐसा कहकर दोनों छोटी बहुएं रसोई में खाना बनाने जाती हैं। तभी गैस पर जोर से बर्तन रखकर करिश्मा कहती है, हे भगवान, हमारा किया तो हम पर ही उल्टा पड़ गया। दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे ही माँ जी ने नुक्स निकाल दिया खाने में। ठीक से बनाती तो ऐसा नहीं होता। तूने ठीक से चावल साफ नहीं किए, वरना माँ जी इतना सुनाती नहीं, चुपचाप खाना खा लेती। आपने भी तो ठीक से सब्जी नहीं बनाई। पानी डालना जरूरी था क्या आपको? अरे जब पता है कि माँ जी का खाना बनने वाला है तो अच्छे से बनाना चाहिए था ना। ये तो तुम खुद को कहो तो बेहतर होगा करिश्मा। रसोई में दोनों खाना बनाते बनाते लड़ रही थी। वहीं दोनों बड़ी बहुएं इनकी बात सुन लेती हैं और कहती हैं, देखा दीदी, कैसे दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। अच्छा हुआ जो हमें खाना बनाना नहीं पड़ेगा। ये दोबारा खाना बनाएंगी तो माँ जी फिर से कैसे खा पाएंगी? हमें मदद करनी चाहिए इनकी। इन्होंने माँ जी के सामने हम पर आरोप लगाया है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मदद करने का। और खुद जानती हैं कि इन्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता, फिर भी उन्होंने हमें सुनवाया। कोई बात नहीं मालती, जाने दे। ये दोनों छोटी हैं, अभी ठीक से खाना बनाना नहीं आता। कौन सा दीदी, ये छोटी बच्ची हैं। कोई बात नहीं, अब चलो खाना बनवाने। सीधी सादी सुमन मालती उन दोनों के पास जाकर खाना तैयार कर देती है, जिसके बाद वो सास को खाना खिला देती है, जिसे खाकर ललिता दोनों छोटी बहू की तारीफ करती हैं। तभी दोनों बहुएं कहती हैं, ये तो अच्छा हो गया, खाना बनाने में उन दोनों ने ही हमारी मदद कर दी। इल्जाम भी इन पर लगा और तारीफ भी हमारी हो गई। कितनी सीधी है ना दोनों जेठानियां हमारी। इसलिए इनका फायदा उठाने में और मजा आता है, गांव की गवार। तभी ललिता उनके पास से गुजरती है और कहती है, कल एकादशी का व्रत है, बहू तो तैयारी कर लेना। जी माँ जी, हम दोनों तैयारी कर लेंगे। ऐसा कहकर वो चली जाती है। तभी दोनों का मुंह फूल जाता है। अगले दिन दोनों बहुएं जब झाड़ू पोछा कर रही थीं, तभी ललिता वहां आकर फिसल जाती है और कहती है, अरे नास पीटी करम जली कलमुही, कैसी बहुओं हो, दोनों पोछा लगा रही हैं पर आता किसी को भी नहीं है कुछ काम करना। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप आने वाली हैं
और जल्दी काम हो जाए इसलिए दीदी और मैं एक साथ पोछा लगा रही थी। माँ जी, मैंने तो पंखा चलाकर यहाँ सुखा दिया था, ये गीला कैसे रह गया? मेरे सामने तो सूख गया था फर्श। बस तुम दोनों सफाई करते करते अपनी भी सफाई देना। गिरी हुई सास तो नजर नहीं आ रही कि उठा दूं। माफ कीजिए माँ जी, मालती जरा माँ जी को कमरे तक लेकर चल। तभी दोनों बहुएं उसे कमरे तक ले जाती हैं और उसके झंडू बाम लगा देती हैं। ये देखकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चश्मा लगाकर नाचते गाते हुए कहती हैं, जेठानी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, माँ जी झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। वक्त बीतता है, दोनों चालाक बहुएं इसी तरह बड़ी बहुओं को सास से सुनवाकर खुश रहती थी। वहीं एक दिन खड़ूस सास घर के सारे कपड़े लाकर करिश्मा शेफाली के पास पटक देती है और कहती है, छोटी बहू, ये वाले कपड़े एकदम चकाचक साफ कर देना, समझी? माँ जी, आज इतने सारे कपड़े हम दोनों अकेले कैसे साफ करेंगे? दोनों जेठानी जी भी होती तो सही रहता। उन्हें मैंने 50 किलो राशन अकेले लाने को कहा है। अगर तुम्हें वो काम करना है तो बता दो, कपड़े वो धो लेंगी। 50 किलो राशन? नहीं नहीं माँ जी, हम यहाँ बैठकर कपड़े धो लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह दोनों बहुएं न चाहते हुए भी मुंह सड़ाकर कपड़े धोती हैं। अरे मेरे तो अभी से कपड़े धोकर हाथ दर्द हो रहे हैं। मेरे नरम नरम कोमल हाथों का क्या होगा? इतने सारे कपड़े धोने के बाद रूखे हो जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता हमारी सास इतनी खड़ूस क्यों है, जैसे कि पता नहीं क्या चोरी कर लिया जिसकी सजा सासू माँ हमें दे रही हैं। पता नहीं करिश्मा, अपनी सास को कौन सा कीड़ा काटा हुआ है। चोरी से याद आया, दोनों जेठानियों को खड़ूस सास की नजरों में और गिरा सकते हैं। क्यों ना माँ जी ने जो दोनों को गहने दिए हैं वो हम गायब कर दें, जिसके बाद हम ढूंढकर माँ जी के सामने महान बनेंगे। अरे वाह दीदी, यू वेरी चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक, यू वेरी चालाक ब्रो। दोनों बहुएं कपड़े धोकर सुखा देती हैं। अगले दिन दोनों उनकी अलमारी से सोने का जेवर निकाल कर छुपा देती हैं और सास के सामने कहती हैं, सुमन जेठानी जी, माँ जी ने आपको जो सोने का हार दिया था वो मुझे दे दीजिए, एक पार्टी में पहनकर जाना है। और मालती जेठानी जी, आप भी कंगन दे दीजिए, मुझे भी माँ जी वाले, मैं भी दीदी के साथ पार्टी में जाऊंगी। ठीक है, तुम दोनों रुको, हम लेकर आते हैं। दोनों जैसे ही कमरे में जाकर उस जेवर को निकालती हैं तो उन्हें अपनी तिजोरी में से गायब मिलता है, जिसके बाद वो हर जगह ढूंढने के बाद कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने यही तो रखा था कंगन, कहाँ चला गया? मुझे भी सोने का हार नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया? पूरी अलमारी देख डाली। क्या मतलब है? मेरे कीमती दिए हुए जेवर तुम दोनों ने खो दिए। इतनी सी जिम्मेदारी नहीं संभाली गई तुम दोनों से। अब तुम दोनों को मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। क्यों छोटी बहू, निकाल दूं ना? वो माँ जी, गलती की है तो। नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों के साथ ऐसा मत कीजिए, वो हार यहीं कहीं होगा। दोनों छोटी बहू चाहती हैं कि तुम दोनों को मैं इस घर से बाहर निकाल दूं और बेइज्जत करूं। यही तो इनका मकसद है। इतने दिनों से जो कभी फर्श पर पानी बिखेर देती हैं तो तुम्हें डांट खिलवाती हैं मुझसे, तो कभी खाने गलत तरीके का बनाकर तुम पर इल्जाम डाल देती हैं, और आज तो गहने छुपा दिए। क्यों शेफाली, करिश्मा, मैंने सब कुछ ठीक तो बोला ना? माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? हम क्यों ऐसा करेंगे? तभी गुस्से में ललिता दोनों बहू के चांटा मारती है और कहती है, बस करो तुम दोनों, और कितना जलील करोगी बड़ी बहुओं को, और तुम दोनों कितना गिरोगी। उस दिन तुम्हारे कमरे से जब गुजर रही थी तो सारी बात सुन ली थी कि कैसे तुम दोनों ने मिलकर दोनों बहू पर इल्जाम डाला, और दोनों ने ही खाना बनाया था। और आज गहने छुपाते हुए भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत दिनों से मेरी नजर तुम पर है। अब बताओ दोनों, बहू सीधी सादी बहुओं के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप हम दोनों का नाम ही नहीं लेते थे, हमेशा कहते थे हम काम नहीं करते, और तारीफ दोनों जेठानियों की होती थी, इसलिए बदला लेने के लिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया है। माँ जी, सुमन दीदी, मालती दीदी, माफ कर दीजिए, अब से हम ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। तुम दोनों को भूल को पछतावा है, यही तुम्हारी माफी है। इस तरह खड़ूस सास अपनी दोनों बहुओं को सबक सिखाकर बहू का पक्ष लेती है, जिसके बाद वो सुधर जाती है। जुगाड़ू बहू की रसोई।
सुबह सुबह कांताबाई घर की साफ सफाई करने के बाद रसोई की साफ सफाई करने के लिए रसोई की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ तनिष्का आती है और कांताबाई को रसोई में जाते हुए रोक कर कहती है, अरे कांताबाई, कहाँ चली जा रही हो? मेरी रसोई में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मालकिन, रसोई में नहीं जाऊंगी तो रसोई की सफाई कैसे होगी? देखो, अभी तो घर में मैं आ गई हूँ, तो तुम्हें इस घर में रसोई की साफ सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ साफ सफाई करनी है वहाँ करो। रसोई की साफ सफाई मैं खुद कर लूंगी। ऐसा कहकर तनिष्का कांताबाई को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद तनिष्का रसोई में जाती है और रसोई की हालत देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हाल मचा रखा है मेरी सासू माँ ने रसोई का। भला इस तरह रसोई की हालत कोई रखता है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मैं रसोई में नहीं, किसी कूड़े कचरे में आकर खड़ी हूँ। अरे बहू, तूने तो रसोई को बहुत अच्छे से चमका रखा है। आज तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी रसोई में हूँ। हाँ हाँ, आपको क्यों लगेगा? वैसे माँ जी, रसोई में आने से पहले आप नहाई थी या नहीं? अरे बहू, रसोई में आने के लिए नहाने का क्या ताल्लुक है? अरे माँ जी, पूरा ताल्लुक है। रसोई एकदम साफ सुथरी पवित्र जगह है, जहाँ हमें नहाए धोए बिना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब आप नहाई नहीं हो। जाओ पहले नहा लो, उसके बाद रसोई में आना। तनिष्का अपनी सास को पहले ही दिन पर रसोई से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर मेघा को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये सब बहू को क्या हो गया है? इसके ऊपर तो रसोई का कोई भूत सवार है। बेचारी मेघा हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है, जिसके बाद कुछ ही देर में तनिष्का रसोई से स्वादिष्ट खाना पकाकर खाने की टेबल पर लगा देती है और मेघा के पास जाकर उससे कहती है, अरे माँ जी, चलिए मैंने खाना बना दिया है, आप आकर खा लीजिए। तुषार जी भी आते ही होंगे। तनिष्का अपनी सास और अपने पति तुषार को खाना परोसती है। जैसे ही तुषार और उसकी सास खाना खाते हैं, उन्हें खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो तनिष्का की तारीफ में कहते हैं, अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे हाथों में तो जादू है। चलो, अच्छी बात है, कम से कम अब मुझे रसोई की चिंता तो नहीं होगी। अब मेरी बहू अपने आप रसोई संभाल लेगी। अरे तनिष्का, इतना अच्छा खाना बनाना तुमने कहाँ से सीखा? बस यही तो मेरा सबसे फेवरेट काम है, एक रसोई को अच्छे से संभाल कर रखना और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाना। वो सभी अच्छे से खाना खा लेते हैं, जिसके बाद तुषार अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और मेघा अपने कमरे में। अरे ये क्या, मैं तो कमरे में दवाई खाने आई थी, लेकिन यहाँ तो पानी ही नहीं है। चलो रसोई में जाकर पानी ले आती हूँ। मेघा रसोई में जाकर पानी लेने लगती है। तभी वहाँ पर तनिष्का आ जाती है और अपनी सास को रसोई में देखकर गुस्से से कहती है, अरे ये क्या माँ जी, आप बिना बताए रसोई में आ गई और आपने अभी तक सुबह से नहाया भी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, बिना नहाए रसोई में मत आना। अरे बहू, मैं तो पानी लेने आई थी और फिर ये कहाँ लिखा है कि बिना नहाए रसोई में नहीं आ सकती। देखो माँ जी, आज के बाद आप बिना नहाए कभी भी रसोई में कदम नहीं रखोगी। ऐसा कहकर तनिष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर बहू को हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेघा पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और तनिष्का रसोई में किसी को भी नहीं आने देती। एक दिन मेघा का करेले खाने का बहुत मन होता है। आज तो मैं अपने हाथों से करेले बनाऊंगी। बहुत समय हो गए हैं अपने हाथों के करेले खाए हुए। मेघा रसोई में जाकर करेले छीलती है और उनकी सब्जी बनाने लगती है। रसोई में सब्जी बनाने के चलते चारों तरफ रसोई फैला देती है। जैसे ही तनिष्का रसोई में आकर रसोई की हालत देखती है, वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने तो पूरी रसोई को तहस नहस कर दिया। मुझे पूरी रसोई की शुद्धिकरण करनी होगी। और ये क्या है? छी छी छी, आप मेरी रसोई में ये क्या बना रही हो?
अरे बहू, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा रही है? मैं तो अपने लिए करेले बना रही थी। हे भगवान, छी छी छी। अरे माँ जी, करेले कौन खाता है? अरे बहू, करेले तो खाने की ही चीज है। तुझे क्या पता कितनी सेहतमंद सब्जी है करेला। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप करेले बना रही हो तो अब आप मेरी रसोई को अच्छे से साफ भी करेंगी। मैं अपनी रसोई में जरा भी गंदगी पसंद नहीं कर सकती। अरे मेरी माँ ठीक है, मैं खुद साफ कर लूंगी। अब तो यहाँ से जाओ और मुझे चुपचाप से करेले बनाने दो। मेघा के कहने पर तनिष्का रसोई से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे रसोई में अपनी सास को देखकर बेचैनी सी लगती है। थोड़ी ही देर में मेघा करेले बनाकर खाने की टेबल पर ले आती है, जिसके बाद वो अपने बेटे तुषार के साथ बैठकर करेले खाती है। तुषार अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह, क्या बात है, आपने तो करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। आखिर माँ के हाथों का स्वाद तो अलग ही होता है। ओहो, ऐसा क्या बनाया है माँ जी ने? जरा मैं भी तो चख कर देखूं। तनिष्का जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो उसे मुंह से तुरंत थूक देती है और मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हे भगवान, ये जहर की तरह क्या बनाया है माँ जी आपने? कहीं आपने मुझे जहर तो नहीं खिला दिया? अरे बहू, करेले का स्वाद ऐसा ही होता है, अब तुझे कौन समझाए। देखिए माँ जी, आज के बाद आप मेरी रसोई में कुछ भी नहीं बनाओगी, और अगर आपको रसोई में कुछ बनाना है तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनिष्का तुरंत नहाने जाती है और अच्छे से कोलगेट करती है, जिसके बाद वो अपने रसोई को अच्छे से साफ करती है और अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। जिसके बाद वो आराम से टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए अपने आप से कहती है, ऐसे तो माँ जी नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तनिष्का नाश्ता बनाकर तुषार और अपनी सास को देती है। जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है और रसोई के लिए कुछ सामान लेकर आना है। ठीक है बहू, लेकिन समय से वापस आ जाना। ऐसा कहकर मेघा अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद तनिष्का एक ताला लेकर आती है और रसोई के दरवाजे पर लगा देती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अब जब मैं बाहर रहूंगी तो कोई भी रसोई में घुस ही नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर तनिष्का चाबी अपने साथ ले जाती है और सुबह से शाम तक बाहर ही रहती है। जैसे ही वो शाम को घर वापस लौटती है, तुषार और मेघा गुस्से से उसको देखते हैं और कहते हैं, तनिष्का ये सब क्या है? अरे तुम कोई 2 दिन की बच्ची हो क्या? रसोई में ताला लगाकर जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? पता है तुम्हारी वजह से आज पूरे दिन माँ भूखी रही है। अरे बहू, रसोई में जाने के झगड़े या रसोई में कुछ बनाने का झगड़ा तो मुझे समझ आ गया, लेकिन तूने तो आज मुझे अपनी रसोई के चलते भूखा ही मार दिया। कम से कम थोड़ा तो मेरा ख्याल रखती। ये सब सुनने के बाद तनिष्का को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी माँ जी। अब मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। तनिष्का तुरंत रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए कुछ बना कर लेकर आती है। जिसके बाद वो उनके साथ बैठकर पेट भर खाना खाती है। लेकिन उस दिन के बाद से तनिष्का अपनी सास के साथ रसोई के लिए झगड़ना बंद कर देती है। जिसके बाद दोनों सास बहू रसोई में आराम से एक साथ खाना बनाना शुरू कर देती हैं। मदनपुर के छोटे से गांव में एक अमृता नाम की गरीब औरत रहा करती थी। वह अपने घर में सिलाई करके अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमृता के 3 बेटे थे, रुपेश, जितेंद्र और मोहित। वह तीनों शहर में काम करते थे और तीनों ही शादीशुदा थे। ये देखो, तुम्हारे पूरे महीने का काम अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो मेरी कंपनी को डुबो दोगी। मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। लेकिन सर, अगर आप मुझे जॉब से निकाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तुम्हें इस नौकरी पर रखना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। कबीर अपने ऑफिस से रुपेश को निकाल देता है। वह बेरोजगार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई जितेंद्र को भी उसका मालिक नौकरी से निकाल देता है और वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या की नौकरी के बलबूते पर रह रहा था। एक तो तुम्हारी नौकरी नहीं है और जब से शहर में आए हो तब से ही मेरे बलबूते पर रह रहे हो।
अब मैं तुम्हें और कमा कर नहीं खिला सकती। चले जाओ यहाँ से। अरे ऐश्वर्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब तुम्हारे पास नौकरी और पैसा हो तो मेरे पास आ जाना। ऐसा कहकर ऐश्वर्या घर का दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद जितेंद्र यहाँ से वहाँ भटकने लगता है और चलते चलते रुपेश के पास पहुँच जाता है। अरे रुपेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? रुपेश अपने साथ हुआ सब कुछ जितेंद्र को बताता है। तभी रुपेश के फोन पर मोहित की कॉल आती है। भैया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या मुझे थोड़े पैसे दे दोगे? रुपेश और जितेंद्र दोनों अपनी हालत के बारे में मोहित को बताते हैं, जिसके बाद मोहित भी उन लोगों के पास पहुंच जाता है। भैया, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमारी माँ गांव में सिलाई करके खर्चे चलाती है और कई बार हमें भी भेज देती है। क्यों ना हम गांव में अपनी पत्नियों को ले जाएं, उसके बाद तो माँ सब कुछ संभाल ही लेगी। अरे वाह, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? ऐसा कहकर जितेंद्र अपने घर जाता है और ऐश्वर्या को गांव चलने के लिए मना लेता है। तुम चिंता क्यों करती हो? गांव जाने के बाद ना तो तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही मुझे। वहीं दूसरी तरफ रुपेश भी अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे कुछ समय के लिए छुट्टियां मिली हैं, चलो मैं तुम्हें गांव घुमा कर ले आता हूँ। अरे गांव? लेकिन गांव में मैं कैसे रहूंगी? अरे डार्लिंग, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर रुपेश भी अपनी पत्नी शिल्पा को बना लेता है। उधर मोहित अपनी पत्नी रचना से कहता है, अरे शहर में कुछ नहीं रखा, इससे अच्छा तो गांव होता है। मेरे साथ तुम गांव चलो, गांव में हमें कमाना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारे गांव में क्या पैसों का पेड़ है? अरे गांव में मेरी माँ है, उनके रहते हुए हमें कमाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ना कमाने की बात सुनते ही रचना मान जाती है, जिसके बाद रचना अपना बैग तैयार करने लगती है। तीनों भाई मिलकर गांव के लिए निकल जाते हैं। वहीं गांव में अमृता कपड़े सिलते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं मेरे बेटे कैसे हैं, किस हाल में हैं। काश मेरे पास एक फोन होता तो मैं फोन करके पूछ लेती। अमृता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे इस वक्त कौन आया है? अमृता जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अपने तीनों बेटों को देखकर अमृता बहुत खुश होती है और तीनों को गले से लगा लेती है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आज ही मैंने तुम तीनों को याद किया था और भगवान का करिश्मा देखो, तुम तीनों मुझसे मिलने घर पर ही आ गए। और ये तीनों लड़कियां कौन हैं? ये तीनों हमारी पत्नियां हैं माँ। जितेंद्र, रुपेश और मोहित अपनी पत्नियों से उनकी माँ के पैर छूने के लिए कहते हैं। ओहो, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम क्या मुझे यहाँ पर अपनी माँ की सेवा पानी करवाने के लिए लेकर आए हो? हम शहर की मॉडल लड़कियां हैं, भला हम ऐसी चीजें क्यों करेंगी? अपनी मॉडर्न बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर अमृता को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अरे, क्यों उन्हें जबरदस्ती मेरे पैर छूने के लिए कह रहे हो? इनका मन नहीं है तो रहने दो। चलो बहुओं, तुम तीनों अंदर आ जाओ। मोहित, रुपेश और जितेंद्र तीनों अपनी पत्नियों को घर के अंदर ले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी बदबू आ रही है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही। लगता है आज हमारा दम घुट जाएगा इस बदबू से। अरे अभी मैंने आंगन में गोबर से लीपा था, उसकी बदबू है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो सूख जाएगा तो यह बदबू कम हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद अमृता अपने तीनों बेटों से कहती है, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम तीनों अपनी पत्नियों को अपने अपने कमरे में ले जाओ। ऐसा कहकर अमृता अपनी सिलाई मशीन पर पहुंच जाती है और एक के बाद एक सूट बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते वह 3 सूट बना लेती है और अपनी तीनों बहुओं को देने जाती है। ये लो बहू, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाओ। ची 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 ची, ये कैसी ड्रेस है, ऐसे कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। अरे माँ जी, ये क्या, एक टेलर होने के बाद आप इतने बुरे कपड़े सिलते हैं? एक काम कीजिए, मुझे कैंची दीजिए। अमृता रचना को कैंची देती है, जिसके बाद रचना अपनी ड्रेस के साथ साथ शिल्पा और ऐश्वर्या की ड्रेस को भी काट कर छोटा कर देती है और एक छोटा ड्रेस बना देती है। अरे वाह, ये देखो माँ जी, अब हुई ना ये ड्रेस हमारे पहनने के लायक। हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया? मेरी इतनी मेहनत पर तूने पानी फेर दिया। भला ऐसे छोटे कपड़े पहनकर तुम गांव में कैसे जाओगी?
अरे देखो ना जितेंद्र, तुम्हारी माँ कितनी गंवार हैं, इन्हें तो फैशन के बारे में पता ही नहीं है। अरे फैशन के बारे में तो पता तब चलेगा ना जब गांव से कभी शहर में कदम रखा होगा। लेकिन बहू तुम समझ क्यों नहीं रही हो, गांव में लोग छोटे कपड़े नहीं पूरे कपड़े पहनते हैं। अरे माँ जी, अब ऐसी गवारों जैसी बातें करना बंद करो। देखो माँ, हमारी पत्नियां शहर में ऐसे ही रहती हैं और आप तो शहर कभी गई भी नहीं हो, इसलिए आप इनके कपड़ों में दखल अंदाजी मत दो। माँ, हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें अपनी पत्नियों को खाना खिला कर लाना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अमृता अपनी अलमारी खोलती है लेकिन उसमें सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपने सोने की ज्वेलरी बेचकर पैसे इकट्ठा करती है और अपने बेटों को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी तीनों बहुएं गांव में छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अमृता के तीनों बेटे गांव के पास वाले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ शिल्पा, अर्चना और ऐश्वर्या लोगों के कपड़े देखकर उनका मजाक उड़ाने लगती हैं। जरा उस लड़की को तो देखो, कितनी गंवार है, कपड़े पहनने का तो कोई तरीका ही नहीं है। पास की टेबल पर बैठी हुई नंदनी नाम की लड़की ये सब सुन लेती है, जिसके बाद नंदनी अपनी टेबल से उठकर शिल्पा से कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे कुछ संस्कार सिखाए जाते हैं जो हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से सिखाए हैं, और तुम्हारे ये छोटे और बेहुदा कपड़े देखते ही तुम्हारे संस्कारों का बहुत अच्छे से पता चल रहा है। ये सुनते ही शिल्पा नंदनी के मुंह पर एक चाटा मारने वाली होती है, लेकिन तभी नंदनी उसका हाथ पकड़कर उल्टा उसके ही मुंह पर चाटा मार देती है। तुम जैसी शहरी लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और तुम जैसी शहर की बिगड़ी हुई लड़कियों की इस गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता है। आइंदा ऐसा फिर किसी के साथ करने की कोशिश भी मत करना। ये सब होने के बाद शिल्पा, ऐश्वर्या और रचना तीनों ही उस रेस्टोरेंट से वापस अपने घर आ जाती हैं और अपनी सास से माफी मांगते हुए उनसे कहती हैं, माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम शहर में रहने के बाद अपनी संस्कृति ही भूल गए थे। आज के बाद आप जो भी हमें पहनने के लिए दोगी हम वही पहनेंगे। उस दिन के बाद से ऐश्वर्या, शिल्पा, रचना तीनों ही अपनी सास कविता के हाथों के सिले हुए सलवार सूट और साड़ी ही पहनती हैं और गांव में खुशी खुशी रहने लगती हैं, और उनके पति भी गांव में रहकर काम करने लगते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से होने लगता है। जिसके बाद अमिता को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नई बहू का जादुई लहंगा। फोन लगाकर रील बनाते हुए, बिन तेरे सब सजा है, बिन तेरे कहाँ मजा है, यादों में याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। ये बन गई मेरी रील। अब मैं इसे करूंगी अपलोड और बन जाऊंगी रील क्वीन, और उसके बाद बनाऊंगी पतली कमरिया मोरी हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी हाय हाय। बस ये फालतू की रील बनाकर फोन के आगे मटकती रही हो। 10 तरह के मुंह बनाने आते हैं, लेकिन मजाल है एक कप चाय भी बनानी आती हो, या सीधी सादी रोटी पराठा आता हो। तेरी शक्ल देखकर तो तेरे ससुराल वाले अपना पेट भरेंगे। अरे माँ, क्यों हरदम चालू रहती हो? क्या करना है? खाना बनाने के लिए तो एक नौकरानी आकर भी बना सकती है। शर्म कर ले, 2 दिन में शादी है तेरी और खाना बनाना अभी तक नहीं आता। चल मेरे साथ, तुझे खाना बनाना सिखाऊं, और ये संभाल कर रख अपना लहंगा। हाय माँ, मेरा लहंगा आ गया। ये तो वही लहंगा है जिसको पहनने के लिए मैं कब से बेकरार हूँ। आखिरकार आपने सब्यसाची से ये डिजाइनर लहंगा मेरे लिए मंगवा ही दिया। एक रील इस पर भी बनाऊंगी। अरे ओ नालायक, अभी से मत पहन, इसे खराब हो जाएगा, इतना महंगा है ये लहंगा। माँ, आपने सुना नहीं वो गाना, ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, इसे हाथ ना लगाना। तभी गुंजा अपनी बेटी के कान पकड़कर रसोई में लाती है और कहती है, चल चुपचाप खाना बना। माँ, मेरे को नहीं सीखना। बताओ तुझे भी, ये दाल बना और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, हल्दी, नमक डाल। तभी मीका 1 चम्मच हल्दी और चुटकी भर नमक डालती है और गैस पर रख देती है। माँ, मैंने रख दिया। देख, 2-3 सीटी आते ही गैस बंद कर दियो, दाल बन जाएगी। ठीक है माँ, बस 15 मिनट में तो सीटी आएगी, तब तक क्यों ना मैं अपना लहंगा पहनकर रील बना लूं, ये सही रहेगा। ये कहकर मीका अपना लहंगा पहनकर रील बनाकर नाचने लगती है।
तू लिया दो मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। ऐसा करके वो नाच ही रही थी कि गुंजा उसे आवाज देती है, अरे ओ महारानी कहाँ मर गई, सारी दाल जला दी, रसोई में तो है नहीं, थिरक रही होगी कहीं ना कहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे, दाल जला दी मैंने, अब तो माँ मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। डर की वजह से वो फुदकती हुई जाती है कि कमरे से बाहर आते वक्त एक कील में उसका लहंगा फट जाता है। ये देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा इतना महंगा लहंगा फट गया, माँ तो मुझे जान से मार डालेंगी। शादी भी नहीं हुई कि मेरा शादी पर इतना शौक है, पर सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता, किसी काम की नहीं हूँ मैं। मर गई, अब क्या करूँ भगवान बचा लो मुझे। तभी रसोई से गुंजा आकर बहुत डांटती है और लहंगा देखकर और चिल्लाती है, बस इसी की कमी थी, अब 1 रुपया नहीं है मेरे पास तेरे लिए, इसी में शादी करियो तू। पर माँ मैं वो, गुंजा उसे सुनाकर चली जाती है। तभी मिहिका टेंशन में आकर अपने लहंगे को बाहर ठीक करवाने के लिए जाती है कि एक बूढ़ी अंधी औरत रोड पार कर रही थी। तभी एक कार उसे टक्कर मार के उड़ाने वाली थी कि मिहिका आकर उसे बुढ़िया को बचा लेती है और कहती है, दादी आप बिल्कुल ठीक तो है ना, कहीं लगी तो नहीं? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तूने मुझे बचा लिया, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तू ये ले ले, ये तेरे बहुत काम आएगा। पर दादी इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा मैं तुझे जो भी दे रही हूँ तुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ले जा, ये समझ ले मेरी तरफ से तेरी शादी का गिफ्ट। ठीक है दादी। ऐसा कहकर मिहिका उनसे वो थैला ले लेती है और चलने लगती है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आता है, अरे दादी को कैसे पता कि मेरी शादी होने वाली है, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मिहिका जैसे ही मुड़ती है तो वो बुढ़िया उसे कहीं भी नहीं दिखती। वो घर आकर जल्दी से उस थैले को खाली करती है तो उसमें हूबहू अपने जैसा लहंगा ही मिलता है, जिसे देखकर मिहिका कहती है, लगता है वो कोई फरिश्ता या भगवान थी जो मुझे मेरी शादी के लिए लहंगा देकर चली गई। तभी तो वो जानती थी कि मेरी शादी होने वाली है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे लहंगा दे दिया। 2 दिन बाद धूमधाम से मिहिका की शादी मयंक से हो जाती है। जैसे ही वह गृह प्रवेश करती है तभी उसके लहंगे से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखकर उसका ससुराल बेहद दंग रह जाता है। अरे भाभी, ये क्या लहंगे में सोने के सिक्के लटका कर लाई थी क्या, जो गृह प्रवेश करते ही सोने के सिक्के इतने सारे आ गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आ जाओ बहू, अंदर आ जाओ। मिहिका जैसे ही एक ही कदम आगे बढ़ाकर आती है तो सोने के सिक्के उछल उछल कर उसके लहंगे से निकलते हैं। ये देखकर मयंक कहता है, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मिहिका, तुम्हें लहंगे का बहुत शौक था, कहीं तुमने शौक में सोने के सिक्के तो नहीं डलवा दिए, जो इतने सारे सोने के सिक्के निकल रहे हैं। वही तो मैं भी हैरान हूँ, लगता है मेरे घर में मेरी बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई हैं, जिनके एक कदम से ही सोना निकल कर आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे लहंगे के साथ? कहीं ये उन दादी के दिए हुए लहंगे की वजह से तो नहीं है? कहीं ये जादुई लहंगा तो नहीं है? हाँ, हो सकता है ये जादुई लहंगा हो, तभी तो सोना ही सोना निकल रहा है। देख, हमारी बहू ने तो हमें धनवान ही बना दिया। मेरी बहू से कोई कुछ काम नहीं करवाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगी बहू, तुम सेठानी की तरह रहना यहाँ पर। अरे वाह, मैं तो उस चीज से बच गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। अब मैं खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इस जादुई लहंगे ने तो कमाल कर दिया। ठीक है माँ जी। अरे वाह मेरी जान, तुमने तो आते ही दिल जीत लिया, और कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा इस घर में। कहा था ना रानी बनाकर रखूंगा। हाँ, तो वो मैं अपनी वजह से रानी बनकर रहूंगी। तो शादी तो मुझसे हुई है ना? लड़ना बंद करो। मिहिका मयंक के साथ कदम रखकर अपने कमरे में पहुंचती है। उस लहंगे के बदौलत एक कोने में सोने के सिक्के बिखर जाते हैं। अगले दिन लहंगा उतारने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारा जादुई लहंगे का कमाल था। तभी मिहिका झूले पर लेटकर झूल रही थी। तभी सास उसकी हवा करते हुए कहती है, बहू तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, जो जूस पियोगी, पास्ता खाओगी, पिज्जा खाओगी, मटर पनीर, जो चाहिए बता दो। माँ जी आप ये सब मंगवा दीजिए, पूरे दिन मेरा काम चल जाएगा। ठीक है बहू। माँ जी,
झाड़ू पोछा करना है क्या? भाभी जरूरत नहीं है, मैंने सब काम कर दिया। भाभी मुझे कॉलेज की फीस और ट्रिप के पैसे चाहिए, कि आप थोड़े से पैसे दे सकती हो? कल जो इतने सारे पैसों की बारिश हुई थी वो सारे सोने के सिक्के कहाँ हैं? बेटा उसे तो मैंने सोने के गहने बनवाने के लिए दे दिए, अगला नंबर सुरभि का ही है ना। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी पैसे। ऐसा बोलकर मिहिका अपने कमरे में जाकर वो लहंगा पहनती ही है। जैसे ही चलती है तो फिर से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर मिहिका लहंगा उठाकर रख देती है और उन सोने के सिक्कों को सुरभि को दे देती है, जिसके बाद वो ट्रिप पर निकल जाती है। वक्त गुजरता है, सब अच्छा चल रहा था। एक दिन एक औरत अपने 10 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उनके दरवाजे पर आकर कहती है, बहन जी मेरी मदद करो, बहन जी मेरा बच्चा बहुत तकलीफ में है, मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, कृपा करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, उसे ठंड लग गई है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, ना रो रहा। बहू उसके बच्चे की तो बहुत तबीयत खराब है, मेरा जादुई लहंगा ही इस बच्चे की जान बचा सकता है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ पैसे लेकर। ऐसा कहकर मिहिका लहंगे को जैसे ही पहनकर चलती है तो एक तेज रोशनी में उस लहंगे से अब की बार ढेर सारे पैसे निकलते हैं। वो लहंगे को फिर से रख देती है और उन पैसों को उठाकर उस औरत को वो सारे पैसे दे देती है और कहती है, बहन अगर तुम्हें और पैसे चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी, ये लो सारे पैसे रख लो और अपने बच्चे की तबीयत को ठीक करा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं होती तो मेरे बच्चे के इलाज के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, शुक्रिया। ये कहकर औरत अपने बच्चे को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर उसके बच्चे का इलाज करके उसके बच्चे को बचा लेते हैं। 2 दिन बाद माया फिर से अपने हंसते खेलते बच्चे के साथ मिहिका के ससुराल आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। इस तरह मिहिका का जादुई लहंगा बुरे वक्त में सबके काम आता था और उस जादुई लहंगे का राज सिर्फ मिहिका तक ही रहता है। साथ ही वो ठाट बाट से ससुराल में रहती थी।